गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आपका निर्मल ज्योग्राफी क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। और 5th चैप्टर एज यूजुअल हमारा अभी तक चल रहा है और उसमें आज लास्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, दैट इज़ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएं क्या हैं। मुख्य समस्याएं यानी शुरू से लेके स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेके अब तक जो समस्याएं हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और आजकल रिसेंट टाइम में भारतीय किसान जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनको भी एक बार डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स आपकी बुक में दी हुई हैं, विद हेडिंग दी हुई हैं। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से, एक कहते हैं ना मैनेज्ड वे में, बड़ा अच्छा आपको ये बना के दिया है। आपको पॉइंट्स याद करने हैं एंड यू हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ। और आप एग्जाम्पल इंडियन एग्रीकल्चर है तो इंडियन एग्रीकल्चर में से ले सकते हैं। आप इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। फटाफट 2 मिनट में अगर मैं आपको कहूँ कि आप इंडियन एग्रीकल्चर की मेन प्रॉब्लम्स बताइए तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके दिमाग में आती हैं विद इन 2 मिनट्स। फिर हम डिस्कस जब करेंगे तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। 2 मिनट में जो भी प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में आई आप उनको कॉपी पे लिख लीजिए। अभी मैं बोलूँगी तो आपको पता चल जाएगा और आप ये भी बात आपको पता चल जाएगी कि आप कितने अवेयर हैं इंडियन एग्रीकल्चर से। देखो, हम और तुम सब कहीं ना कहीं भारतीय कृषि से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं। आज़ादी के बाद से ही भारतीय कृषि बहुत सारी समस्याओं का सामना करती आ रही है। उनमें से कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं स्टूडेंट्स जो तब भी थी और अब भी हैं, क्योंकि वो मानव के बस में नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो प्रकृति के कंट्रोल में हैं और उनको हम या भारतीय सरकार कुछ नहीं कर सकती है। उनमें से सबसे मेन है अनियमित मानसून पर निर्भरता। सबसे पहली है डिपेंडेंस ऑन इरेटिक मानसून। मानसून जो है वो बहुत ही इरेटिक नेचर का है, अनियमित है। नियम नहीं है कि 7 बजे स्कूल, 12:40-30 पे छुट्टी, 1 बजे तक घर, है ना। ऐसा नहीं है मानसून कि 1 जून को केरल पे आ जाएगा, फिर आराम से चलते चलते जुलाई तक, जून एंड तक महाराष्ट्र गुजरात पहुंच जाएगा, जुलाई होते होते वो दिल्ली तक आ जाएगा, अगस्त सितंबर दिल्ली में बिताएगा, है ना। ऐसा कोई मानसून की नियमितता नहीं है। हाँ, हम ये कहते हैं कि मानसून सीज़न शुरू हो गया जून के आते ही। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मानसून का सीज़न है, लेकिन मानसून बिल्कुल नियमित नहीं है। जैसे कि इस साल आप देख रहे हैं, सारी मैक्सिमम वर्षा जो मानसून की होनी थी वो पूरी की पूरी जुलाई में हो गई। अब अगस्त अभी तक सूखा है, आगे भी बारिश होगी या नहीं, लेकिन प्रिडिक्शन जो है वो है कि बहुत कम बारिश की संभावनाएं हैं। तो मानसून का अनियमित होने का मतलब ये है, एक तो मानसून की मात्रा निश्चित नहीं है। मात्रा समझ गए कि वर्षा 100 मिलीमीटर होगी, 150 होगी, 175 होगी, 300 होगी, नो लिमिट। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। दूसरा, मानसून का समय निश्चित नहीं है। अगर 1 जून को केरल में मानसून आना है, ये पक्का नहीं है कि 1 जून को ही आएगा। मे बी अर्ली और मे बी लेट। लेट हो गया तो सब जगह लेट होगा ऐसा भी नहीं है, कई जगह फिर जल्दी पहुंच जाता है। जैसे अब की बार मानसून
केरल के तट पे 1 हफ्ता या 5 दिन लेट आया था, लेकिन एकदम से जैसे ही बॉम्बे तट या जैसे ही महाराष्ट्र के तट पे, वैसे ही पूरे नॉर्थ इंडिया में इतनी ज़बरदस्त बारिश हो गई। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि हमारे किसान पूरी तरह से मानसून पर निर्भर हैं, लेकिन मानसून बहुत ही अनिश्चित और बहुत ही अनियमित है। इसीलिए क्या होता है, कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार किसानों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, और ये प्रॉब्लम स्वतंत्रता से लेके अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब आप कहेंगे तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का क्या हुआ? बहुउद्देशीय परियोजनाएं या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी वो तब के टाइम के लिए हैं जब मानसून कम होगा। जब ज़्यादा हो गया, उसको रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, और इतनी जल्दी से एकदम से प्लानिंग नहीं हो पाती। जैसे आपने देखा होगा मनाली में, उत्तराखंड में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में इतना ज़बरदस्त लैंडस्लाइड मानसून के साथ हुआ। तो इसके लिए कोई भी, आप चाइना में आजकल न्यूज़ सुन रहे हैं कितनी भयंकर बाढ़ आ रखी है। तो ये नेचुरल जो ये आपदाएं होती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, इनके ऊपर नियंत्रण मानव का कम होता है, या आप कहो इसका रिमोट मानव के पास नहीं, ऊपर ईश्वर के पास है। ठीक है, तो ये एक मेन संकट है। और लास्ट लाइन जो लिखी है ना आपकी, सूखा और बाढ़, ये जुड़वां संकट है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों ही कृषि की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, चाहे वो कम कर दें, चाहे वो ज़्यादा कर दें, चाहे वो ख़त्म कर दें, लेकिन ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं। सेकंड मेन इम्पॉर्टेंट है निम्न उत्पादकता। इतने सालों के बाद भी आज जो किसान हैं उसमें से मैक्सिमम जागरूक नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्हें जो नेक्स्ट लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं आजकल वो अपडेट नहीं है, और नई जो किस्म की बीज आ रहे हैं, उर्वरक आ रहे हैं, या नए किस्म के औजार हैं, मशीनें हैं, उसके लिए वो तैयार नहीं है। तो हमारी उत्पादकता अभी भी निम्न बनी हुई है। निम्न उत्पादकता का मतलब यही है स्टूडेंट्स, कि सब चीज़ों के होते हुए भी, सब रिसोर्सेज के होते हुए भी अभी तक भी हमारी उत्पादकता जो है वो कम है। कम कंपैरिजन से है, साउथ ये यूएसए से कंपैरिजन कर लीजिए, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जितने बड़े बड़े देश हैं। देखो आपके बुक में लिखा है रूस, जापान देखो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, फिर भी फसलों का उत्पादन कितना ज़बरदस्त है वहाँ। यानी प्रति हेक्टेयर उपज जो ली जाती है वो भारत में आज भी कम है, जबकि दूसरे देशों में प्रति हेक्टेयर उपज ज़्यादा है, उनका क्षेत्रफल भी कम है। जापान तो बहुत छोटा सा देश है, उसके बावजूद भी हमारे से नंबर 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ कुछ रीज़न हैं जिनके कारण आज भी निम्न उत्पादकता बनी हुई है। मे बी वो फार्मर की इग्नोरेंस है, वो जागरूक नहीं है, वो लिटरेसी रेट उनमें कम है, वो पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे होने का मतलब यहाँ से है कि फार्मिंग से रिलेटेड जो एजुकेशन उनको होनी चाहिए वो उससे अवेयर नहीं है। ठीक है, इसमें यही लिखा है कि देश के विस्तृत वर्षा निर्भर विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में मोटे अनाज, दालें, तिलहन की खेती की जाती है, लेकिन वहाँ पर इनकी उत्पादकता बहुत कम है। कई जगह पर किसान जो हैं वो विस्तृत कृषि जानते ही नहीं हैं। विस्तृत कृषि, गहन कृषि, इसके बारे में वो जानते ही नहीं है। उनको सिर्फ अपनी जीविका निर्वाह करने के लिए खेती करनी है, तो व्यापार तो होगा नहीं उससे, फिर उत्पादकता निम्न ही बनी रहती है।
क्लियर स्टूडेंट्स? आप बुक में से इसको पढ़ सकते हैं लाइन टू लाइन, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थर्ड है वित्तीय संसाधनों की बाध्यता। वित्तीय मीन्स होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे किसान गांवों में रहने वाले गरीब किसान कहते हैं। आज पंजाब और हरियाणा का किसान गरीब नहीं है, लेकिन बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, है ना, इनके किसान आज भी गरीब हैं। जिस मूल्य पे वो अपनी फसलों को बेचते हैं, हम उससे कहीं डबल ट्रिपल मूल्य पे उसको खरीदते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान को वो पैसा नहीं जाता, बिचौलिए जो हैं उनको ये सारा पैसा चला जाता है। अब आप इसको सिस्टम की कमी कह सकते हो या जो भी कह सकते हो, लेकिन आज भी किसानों के पास वित्तीय संसाधनों की कमी बनी हुई है। अब वित्तीय संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं? क्योंकि आधुनिक तरीके से जब कृषि की जाती है तो लागत बहुत आती है। लागत का मतलब अच्छे बीज खरीदने हैं आपने, अच्छे उर्वरक खरीदने हैं। आप मशीनें नहीं खरीद सकते, लेकिन उनको आप किराए पे ले सकते हो। आपको रेंट देना है, फिर आपको फसल काटने के लिए अगर आपने मशीनें नहीं भी ली तो आप वर्कर एम्प्लॉय करोगे, है ना। तो इन सब चीज़ों में बहुत लागत आती है। और सबसे बड़ी बात, 4 महीने तक किसान सिर्फ पैसा लगाता है, उसको आता कुछ नहीं है। वो अपनी जेब से पैसा लगा रहा है, लेकिन पेट हर रोज मांगता है। खाना तो हर रोज चाहिए, और किसान के परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको पैसा भी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है, इसके कारण वित्तीय संसाधनों की बहुत अधिक कमी देखी जाती है। अब उन समस्याओं से उबरने के लिए कई संस्थाएं बनाई गई हैं, बैंक बनाए गए हैं, जिनसे वो लोन ले सकते हैं। पहले पुराने समय में आप ध्यान दो, आपने मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत और पुराना प्राचीन भारत पढ़ी होगी, उसमें आपने पढ़ा होगा कि वो ज़मींदारों से, महाजनों से लोन लेते थे। पुरानी पिक्चर्स भी देखी होंगी कोई, कि महाजनों से वो लोन लेते थे, अपनी ज़मीन को उस पर रख देते थे गिरवी, और धीरे 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 लोन चुकाते चुकाते, लोन तो चुकता नहीं था, एंड में जो ज़मीन होती थी वही किसान की ज़मीन महाजन के चंगुल में फंस जाती थी। आज ऐसा तो नहीं है, लेकिन बैंक से लोन लेने के लिए भी उनका पढ़ा लिखा और जागरूक होना, उनको ये सारी प्रोग्रामिंग का पता होना चाहिए, तभी वो इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स, छोटे खेत और विखंडित जोत। छोटे यानी स्मॉल साइज ऑफ फार्म, जो हमारे खेत हैं उनका आकार छोटा है और फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग ज़्यादा है। विखंडित हैं जो छोटी छोटी, देखो होता क्या है, एक किसान, उसको ज़मीन मिल गई या उसने ले ली, अब उसके 2 बेटे हो गए, 2 तो कम ही बता रही हूँ मैं, है ना, 4 हुए, तो 4 हिस्सों में ज़मीन बट जाती है। जो घर की लड़ाई है वो ज़मीन पे आ जाती है। चलो 2 हिस्सों में भी बटी, फिर आगे 2 के 2 बच्चे हो गए, फिर 2 बच्चे हो गए, तो वो इतना बड़ा जो खेत था वो धीरे धीरे उसका आकार छोटा होता चला जाता है। और छोटे छोटे खेतों पे मशीनें या मशीनों का उपयोग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। खेत का आकार ही इतने में तो एक मशीन ही खड़ी हो सकती है, और फिर उस पर उत्पादकता को बढ़ाना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आउटपुट तो है नहीं, इतना तो आ नहीं रहा है जितना किसान लगा रहा है ना। तो विखंडित जोत और छोटे खेतों के कारण क्या होता है, बढ़ती हुई जनसंख्या इसका मेन रीज़न है। किसानों में भी, नगरों में भी, गांवों में भी मेन पॉइंट जो है वो लगातार बढ़ती आबादी है। बढ़ती आबादी के कारण ही बच्चों की संख्या ज़्यादा हुई, खेती का आकार या खेतों का आकार धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो गया। फिर जो खेत हैं वो बिखरे हुए भी हैं। बिखरे हुए आप समझ गए होंगे, छोटा सा खेत यहाँ, फिर बीच में मकान है, फिर उधर खेत, फिर मकान, फिर उधर खेत। इनके कारण खेतों पे मशीनों या आप कहें कि नए औजारों और नई मशीनों का प्रयोग
मुश्किल हो जाता है। और जैसे जैसे खेत विखंडित होते चले जाते हैं वो ख़त्म होते जाते हैं। एंड में किसान कहता है अब इससे कुछ तो आ नहीं रहा, इसको बेच दो। अब वो बेचने के बाद वहाँ वो मकान बनाए, वहाँ वो इंडस्ट्री बनाए, जैसे भी उसका यूटिलाइजेशन हो, लेकिन वो खेत के लिए यूटिलाइज नहीं होती है। तो इस तरह से पहले एक शुरू किया गया था चकबंदी। चकबंदी में क्या हुआ था, छोटे छोटे खेतों को जोड़ के बड़ा बनाया गया। फिर थोड़े दिनों बाद, फिर हर 20 साल बाद तो फिर नई जनरेशन आएगी, फिर वो उन खेतों का आकार छोटा कर देती है। और सरकार भी कब तक इन चीज़ों को देखेगी? ये आपके पर्सनल लेवल पे जो समस्याएं हैं उनको देखना किसानों का काम है ना। खेतों को क्यों छोटा करते हो? आप खेत को एक ही जगह रहने दीजिए और उस पर खेती कीजिए। जितना प्रोडक्शन आए उसके हिसाब से मूल्य को डिवाइड कर लीजिए, तो आपका खेत भी रह जाएगा और रोज़गार का जरिया भी बना रहेगा। लेकिन किसान पढ़े लिखे नहीं होते हैं, घर की लड़ाइयाँ खेतों तक आ जाती हैं और फिर खेतों का आकार छोटा होता जाता है। एक पॉइंट रह गया इसमें, भूमि सुधारों की कमी, लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। यानी सरकार की जो योजनाएं हैं वो लैंड रिफॉर्म्स वाली जो योजनाएं हैं, जो भूमि सुधार की योजनाएं हैं, वो किसानों तक नहीं पहुंच पाती। बीच में जमींदार, बिचौलिए, ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सरकार और किसानों के बीच की जो चेन है उसको तोड़ने का काम करता है, जोड़ता नहीं है, तोड़ने का काम करता है। जैसे देखो इसमें 3-4 पॉइंट दिए हैं। पहले महालवाड़ी अंग्रेजों ने शुरू की, रैयतवाड़ी शुरू की, ज़मींदारी शुरू की, महाजन आए, है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी ये भी यही थी जिसके कारण खेती में उत्पादकता नहीं होती थी। जैसे किसी ने लोन ले लिया, किसान ने ज़मींदार से कुछ अपनी ज़मीन गिरवी रख के उस पे कोई सूद तो वो देगा ही, ऋण ले लिया, अब वो सूद ही चुकाता रह जाता था। खड़ी की खड़ी फसल किसान ले गया ये कह के कि ये ज़मीन तो गिरवी पड़ी है तो ये मेरी हो गई। और फिर अब किसान के पास पैसा कहाँ से आएगा और वो उसको कैसे चुकाएगा? तो वो अच्छी तरह से किसान जो थे वो ज़मींदारों के चुंगल में फंस जाते थे, कोई देखने वाला था नहीं। आज की डेट में भी ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए कुछ कर सकते हो। बहुत सारे जो जागरूक नहीं होते हैं किसान, वो ऐसे चक्रों में फंस के अपनी ज़मीन आज भी खो देते हैं। तो इसका मेन कारण ये है कि राजनीतिक पार्टियों का इनसे कोई लेना देना नहीं। आप देखो किसान कितने महीने धरने पे बैठे रहे, किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जबकि अगर किसान इतने महीने बाहर है तो सोचो खेती कौन करेगा, उगाएगा? सिर्फ किसान थोड़ी खाते हैं, सब लोग खाते हैं। तो ये एक राजनीतिक पार्टियों की इच्छा शक्ति की कमी है। दूसरा, राजनीतिक पार्टियों अगर कुछ पहुंचाना भी चाहती हैं किसानों तक तो बीच में इतने बड़ा जो बिचौलियों का वर्ग है वो उन तक ये चीज़ें नहीं पहुंचने देता है, जिसके कारण भूमि सुधार भारत में बहुत कम हो रहे हैं। भूमि सुधारों की और किसी का भी ध्यान नहीं है। मैं तो खैर गांव में बहुत पहले रहती थी, लेकिन अभी मैं किसी का व्लॉग देख रही थी, यूट्यूब पे बहुत आते रहते हैं, तो वो बिहार वाली साइड, छत्तीसगढ़ वाली साइड मूवमेंट कर रहा था। तो उसने देखे आजकल खेतों में धान की फसल रोपी जा रही है, पानी से भरे हुए खेत, और उसमें धान, स्त्री पुरुष जो भी लेबर थे लगे हुए थे, किसान भी हो सकते हैं। तो उनसे उन्होंने बात की तो उसने बताया 3-4 केसेस डेली आते हैं जो हम इतने डीप वाटर में प्लांट लगा रहे होते हैं ना, वो रोप रहे होते हैं, तो सांप काट जाता है। कई बार तो किसी की डेथ भी हो जाती है। अब देखो किसान अपनी जान पर खेल के खेती करते हैं और उसका मूल्य कौन ले जाते हैं? किसानों को तो कुछ नहीं मिलता। तो सोचो कितना मेहनत का काम है। और बिचौलिए बेचने वाले, कई बार हम पढ़ते हैं 10 रुपए किलो टमाटर बिका, 2 रुपए किलो आलू जा रहा है, ये जा रहा है, तो उनका मूल्य भी नहीं निकल पाता है। तो जब तक सरकारें इस तरफ कुछ नहीं करेंगी उनकी दशा ऐसे की ऐसे बनी रहेंगी। तभी तो देख लो 75 साल हो गए वही प्रॉब्लम अभी तक चल रही हैं, नई और जुड़ गई उसमें।
नेक्स्ट है वाणिज्यीकरण का अभाव। वाणिज्यीकरण का मतलब होता है कमर्शलाइजेशन। आज भी किसान जो है खेती करता है कई जगह पे, है ना, जीविका निर्वाह करने के लिए खेती करता है कि मेरा जीवन यापन हो जाए, यानी मुझे इतना पैसा मिल जाए कि मेरे बच्चे और मैं खाना खा सकूं और मेरे बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो सके। तो जब तक खेती का जो करने का उद्देश्य है वो जीविका निर्वाह होगा, वाणिज्यीकरण नहीं होगा, तो उत्पादकता वहीं की वहीं रह जाएगी। फिर है व्यापक अल्प रोजगारी। मैंने आपको बताया 4 महीने किसान ने जब अप्रैल मई जून में खेत को बोया, जून या जुलाई में बोया, अब नवंबर में जाके फसल कटेगी या अक्टूबर में, तो 4 महीने तक किसान के पास पैसा नहीं है ना, तो ये अल्प बेरोजगारी कहलाती है कि उस टाइम पे किसान या तो पशु पालते हैं या शहर में जाके रोज़गार कमाते हैं, गांव में उनकी स्त्रियां खेतों की देखभाल करती हैं। तो इस तरह से जो ये अल्प बेरोजगारी है या ऋतुओं के अनुसार से जो बेरोजगारी है, इस समस्या का समाधान किसानों के लिए होना ज़रूरी है, ताकि इस समय उनका पेट खाना जो मांग रहा है ना, उसकी पूर्ति भी होनी चाहिए, नहीं तो वो कहाँ से खाएंगे। तो जब किसान खेती कर रहा है, उन 4 महीनों में अपने परिवार की जीविका का निर्वाह वो कैसे करेगा, उसके लिए उसको पैसा चाहिए ना, तो इन सब प्रॉब्लम्स का असर खेती पर पड़ता है। नेक्स्ट है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। अब किसान लगातार खेती लेने के लिए उस पर खेती करेगा, तो भूमि का निम्नीकरण का अर्थ है भूमि की फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन का धीरे धीरे कम होना। अब जब कम हो रहा है तो खेत को खाली छोड़ दें तो किसान खाएगा कहाँ से, और उर्वरक के लिए उसको पैसा चाहिए। तो भूमि संसाधनों का निम्नीकरण लगातार होता है। फिर हम जैसे खेत को खाली नहीं छोड़ सकते तो हम सिंचाई करते हैं। सिंचाई के द्वारा जब खेत भरे रहते हैं, है ना, तो वो भी दोषपूर्ण नीतियां हैं, उनके कारण भी मिट्टी में लवण की मात्रा बढ़ जाती है। पानी के जो लवण, मिट्टी और पानी मिलके जो लवण निकलते हैं, उसके कारण मिट्टी की उपजाऊपन या उसका उपजाऊ क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इस तरह से इसमें देखो 3 वर्ड लिखे हैं, शायद आप समझते हो। जलाक्रांतता यानी जल से खेतों का भरे रहना, उसके कारण, और लवणता पानी में नमक की मात्रा, मृदा शारदा वही मिट्टी में जो सारे उसके पोषक तत्व हैं पानी में घुल घुल के बह जाते हैं, वो मृदा क्षारता हो जाती है, उसके कारण वो बंजर हो जाता है। तो अभी तक उसने बताया 80 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसे कुप्रभावित हो चुकी है। तो ये मेन प्रॉब्लम्स हैं। इसका मतलब है कि जहाँ तक मिट्टी का उपजाऊपन है उसमें सिंचाई होनी चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि मिट्टी का उपजाऊपन ख़त्म ना हो। तो इसके लिए किसानों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ये तो थी मेन प्रॉब्लम। कुछ करंट प्रॉब्लम्स भी हैं जो आजकल देखी गई हैं। उनमें से सबसे मेन है कि कमज़ोर उर्वरक भूमि है। जितने उर्वरक डाल रहे हैं ना, उससे मिट्टी का उपजाऊपन और कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि किसानों को ये नहीं पता कि कितने उर्वरक का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा उर्वरक डालते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़े। एक बार हम लोग कहीं गए तो एक किसान के यहाँ कोई काम करता था, उसने बताया कि लौकी, खीरा और एक और कद्दू वद्दू कुछ था, उसमें रात को वो इंजेक्ट करते हैं और सुबह वो इतने बड़े हो जाते हैं, तोड़ लेते हैं फटाफट। अब वो इंजेक्शन वाली चीज़ कौन खाएगा? हम खाएंगे, और बीमारियां हमारे अंदर तो ट्रांसफ़र हुई। उसके साथ साथ जो वो पौधे के थ्रू मिट्टी में गई, उसने मिट्टी को भी ख़त्म कर दिया। तो एक है कमज़ोर उर्वरक भूमि, दूसरा है मौसम में लगातार बदलाव। हर साल मौसम की गणना बदल जाती है। कभी जुलाई में ही मानसून निपट लेता है, कभी जुलाई अगस्त सूखे, सितंबर अक्टूबर बाढ़ आ जाती है। तो ये जो लगातार बदलाव आ रहा है, ये भी किसानों के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और थर्ड है भूमि और जल का क्षरण। मैंने बताया ही
कि पानी और मिट्टी जब मिल जाते हैं तो सारे पोषक तत्व घुल के बह जाते हैं। बाढ़ आती है तो भी यही होता है, अपर लेयर ऑफ सॉइल जो कि मजबूत, जो कि उपजाऊ है, वो बह जाती है ना। और भूमि और जल दोनों का शरण, यानी दोनों में जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो जाता है। और एक है एक फसलीय उत्पादन। अब पश्चिम बंगाल जैसे एरिया हैं या एक मझोली द्वीप है, वहाँ सिर्फ चावल ही उगाया जाता है और लगातार चावल की खेती करते करते मिट्टी में उस पोषक तत्व की कमी हो जाती है जो चावल मिट्टी से लेते हैं। तो एक फसलीय कृषि पे रोकथाम होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि उनको चाहिए तो वो खूब उगाते हैं। फिर है सिंचाई और जल छाजन विकास का अभाव। पानी का शुद्धिकरण नहीं है। पानी अगर पॉल्यूटेड है तो वो पॉल्यूशन मिट्टी में भी जाएगा, है ना। और सिंचाई में कई बार पॉल्यूटेड पानी आता है, जिसके कारण जो फसल है वो भी पॉल्यूटेड हो जाती है। मिट्टी का तो पॉल्यूशन मतलब मिट्टी में तो वो कुपोषण है वो जाता ही जाता है, उससे मिट्टी भी जो है उसका निम्नीकरण जल्दी हो जाता है। तो ये जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि किसानों की समस्याओं का जो वो कृषि में लगातार फेस कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ निवारण हो सके। क्लियर बच्चे? आज थोड़ा क्लास लंबी हो गई, लेकिन आज भी ये ख़त्म नहीं हुई। कल हम फिर लेंगे इनको कि हम इनका निवारण कैसे कर सकते हैं। ओके, कीप वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।